पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि अमर पुजारी के घर गया, जहां कुछ ऐसा देखा जिसे वह देखकर चौंक गया। अमर पुजारी के घर में एक रहस्यमय दरवाजा देखता है, जिस पर एक भेड़िया के सिर का निशान बना होता है। वो उसको जैसे ही छूता है, नीचे की जमीन हटने लगती है और वहां अंदर जाने का रास्ता दिखाई पड़ता है। अमर उस रास्ते से होकर इस गुप्त गुफा तक पहुंच जाता है, जिसका जिक्र उस किताब पर था। उस किताब में जाने के दो रास्ते होते हैं, एक जिससे होकर विनोद और उसकी टीम गए थे, और दूसरा रास्ता पुजारी के घर से होकर जाता है। गुफा में काफी अंधेरा होने के कारण अमर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वो अपनी जेब से मोबाइल निकालकर लाइट जलाता है और देखने लगता है। उसे वहां कई सारे लोगों की गंध महसूस होती है। वो समझ जाता है कि यहाँ उससे पहले कोई आया था। उसे वहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सारी चीजें तो विनोद और उसकी टीम ने वहां से ले ली थी। अब अमर वहां से जाने लगता है, तभी उसे एक नुकीले पत्थर से चोट लग जाती है। वो नीचे देखता है, उसके पांव से खून निकल रहा होता है, लेकिन अगले ही पल उसका घाव अपने आप ठीक होने लगता है। वो उस गुफा से निकलकर अपने घर की ओर चल देता है, मगर उसके खून की बूंदें उस गुफा में रह जाती हैं। घर पहुंचकर वो सोचने लगता है, अगर मुझे अपने भीतर के शैतान के बारे में और जानने के लिए उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जो उस गुफा में गए थे। वो विनोद और उसकी टीम के बारे में सारी जानकारी निकाल लेता है। विनोद की कंपनी में अमर के पापा भी इन्वेस्टर थे, जिसका फायदा अमर को होने वाला था। अमर विनोद के घर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो विनोद के दरवाजे की घंटी बजाता है। विनोद बाहर निकलकर उससे पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? सब बताता हूँ, पहले अंदर तो आने दीजिए, अमर बहुत ही कोमल स्वर में विनोद से कहता है। विनोद उसे घर के अंदर आने देता है। अमर उसे बताता है कि मुझे आपकी रिसर्च टीम के साथ काम करना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विनोद उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं थी। अमर विनोद से कहता है, मेरे पापा आपकी कंपनी में बहुत सारे रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर आप मुझे अपनी रिसर्च टीम में नहीं रखते हैं तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विनोद अपने मंजिल के बहुत करीब था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से उसके नाम में कोई अड़चन आए, इसलिए वो अमर को अपने रिसर्च टीम में रखने के लिए मान जाता है। फिर अमर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विनोद काफी गुस्से से अपने आप से कहता है, एक बार मुझे इस सीरम को बना लेने दो, फिर तुम बाद बेटे को भी देख लूंगा। अगले दिन अमर भी विनोद की लैब में पहुंच जाता है। उसे सब लोग देखते रहते हैं। उसकी बॉडी देखकर रोहिणी कहती है, भगवान ने मेरी सुन ली, इसीलिए तो इतना हैंडसम लड़का मेरे पास भेज दिया। हाय, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊं। ये बोलकर वो अमर के पास चली जाती है, मगर अमर उसे अनदेखा कर विनोद के केबिन में चला जाता है। ये देखकर वैशाली और विवेक रोहिणी पर हंसते हैं। रोहिणी गुस्सा होकर उन दोनों की तरफ देखती है और फिर अपने काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद विनोद अमर का इंट्रोडक्शन अपने टीम के सभी मेंबर के साथ करता है और कहता है, आज के बाद अमर भी हमारी टीम का एक हिस्सा है, इसे सब काम समझा देना। ये बोलकर विनोद अपने केबिन में चला जाता है। अमर की आंखों को देखकर वैशाली को उस रात की याद आ जाती है और वो सोचती है, कहीं ये वही आंखें तो नहीं
जिसे मैंने उस रात देखा था बेहोश होने से पहले। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं भी कुछ भी सोच लेती हूँ। अमर को वहां देखकर रंजीत बहुत नाराज हो जाता है। वो विनोद के केबिन में जाकर विनोद से कहता है, सर आप ऐसे ही किसी भी लोग को हमारे साथ काम करने के लिए नहीं कह सकते। विनोद कहता है, अमर के पिता मेरी कंपनी में बहुत पैसा इन्वेस्ट किए हैं। अगर मैं उसे काम पर नहीं रखता तो हम सबको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ दिन की तो बात है, वो यहाँ ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। तुम जाकर अपना काम करो और शांत रहना। अमर जब भी वैशाली के पास होता उसको एक शांति महसूस होती है। वहीं हाल वैशाली का भी था। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि उनका आखिर रिश्ता क्या है। शाम के वक्त सब अपना काम खत्म करके लैब से बाहर निकल रहे होते हैं कि वैशाली का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है। वो गिरने वाली होती है कि अमर उसे पकड़ लेता है। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अमर वैशाली से पूछता है, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? वैशाली अमर से कुछ नहीं कहती और अपने घर के लिए ऑटो से निकल जाती है। अमर भी अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वो वैशाली के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि कल तो पूर्णमासी की रात है। कल फिर से मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा, लेकिन इस बार मैं उसे किसी भी इंसान की जान नहीं लेने दूंगा। अगले दिन अमर लैब नहीं जाता और अपने आप को कैसे रोके भेड़िया मानव बनने से, यही सोचता है। लेकिन वो कुछ सोच पाता। उसके पापा के एक दोस्त ने अपने लोगों की सहायता से अमर को किडनैप करके एक पुरानी फैक्ट्री पर ले जाते हैं, जो कि शहर से काफी दूरी पर था। वहां पर जब अमर को होश आता है तो वो अपने आप को रस्सियों में बंधा हुआ पाता है। उसके सामने कुछ लोग होते हैं। उन लोगों से अमर कहता है, रात होने से पहले मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं वादा करता हूँ कि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर एक आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अमर को पूरी तरह से पीटता है। तभी उसके मालिक की आवाज आती है, रुको, उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, वो तो मेरी किस्मत की चाबी है। उनके मालिक को देखकर अमर चौंक जाता है। वो और कोई नहीं, उसके पापा के दोस्त थे। अमर उनसे कहता है, अंकल आपने मेरा किडनैप क्यों करवाया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दीजिए। अमर का अंकल अमर से कहता है, जाने देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटे, क्योंकि तेरे बाप ने अपनी सारी दौलत तेरे नाम कर दी है, जबकि उसकी कंपनी में मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ। सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तेरे बाप को, फिर जाके तुम्हारी सारी दौलत मेरे नाम होगी। अब रात होने वाली होती है। अमर उन लोगों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उनसे बार बार कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे जल्दी से जाने दो, वरना तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर अमर के अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पैर में गोली मार देते हैं। मगर अमर का घाव जल्दी से भरने के कारण उसको दर्द नहीं होता। अब आसमान में चांद निकल चुका था। चांद की रोशनी खिड़की से होते हुए जब अमर के शरीर पर गिरती है तो अमर दर्द से बुरी तरह चिल्लाता है। उसकी गर्जना को सुनकर सब लोग ये सोचकर हंसते हैं कि दर्द के कारण वो चिल्ला रहा है।
मगर उसके चिल्लाने का कुछ और ही कारण होता है, जो कि उन सबको जल्दी पता चलने वाला था। अमर के हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ने लगे थे। उसकी आवाज ऐसे आ रही थी जैसे उसकी सारी हड्डियां एक एक कर टूट रही हैं। ये देखकर एक आदमी अमर के अंकल को कहता है, ये क्या हो रहा है इसको? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अमर भेड़िया मानव में बदल चुका था। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अमर उन्हें देखकर बहुत जोर जोर से गुर्राता है। वो सारे लोग मिलकर अमर पर गोली चलाते हैं, मगर उन गोलियों का अमर पर कोई असर नहीं होता। अब अमर की बारी थी। वो उन सबको कुछ ही पल में बड़ी हैवानियत से मार डालता है। अमर का अंकल ये देखकर अमर से कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तो तुम्हारा अंकल हूं। तुम्हें मैंने अपनी गोदी में खिलाया है। मगर अमर पर अब उस शैतान का काबू था। वो उनके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ देता है और वहां का दरवाजा तोड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है। ये सब कुछ वो अनजान शख्स फैक्ट्री के ऊपर बैठकर देख रहा होता है, जिसकी अमर को कोई खबर नहीं थी। सुबह हो गई थी। अमर जंगल से वापस घर की ओर जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उधर फैक्ट्री में हुई घटना की खबर पुलिस को हो गई थी। पुलिस का एक अफसर विक्रम वहां पहुंचकर उसकी जांच करने लगता है। वहां की हालत देखकर विक्रम सोच नहीं पाता कि इन सब की हत्या किसने की। उनके शरीर पर पंजे के निशान देखकर कांस्टेबल विक्रम से कहता है, ये किसी जंगली जानवर का काम है जो जंगल के रास्ते यहाँ आ गया होगा। विक्रम को उसकी बात पर संतुष्टि नहीं होती। वो वहां पर कुछ ढूंढने लगता है, मगर उसके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता सिवाय पंजों के निशान के। विनोद अपनी टीम को फोन करके जल्दी से लैब आने को कहता है। वो सबसे कुछ ऐसी बात कहता है जिसको सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आगे क्या होगा? क्या विनोद अपना सीरम बना पाएगा? क्या अमर शैतान को काबू करने में सफल होगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए भेड़िया मानव।